स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। बात होगी जगन्नाथ रथ यात्रा की, उसकी रौनक श्रद्धा आपको दिखाएंगे। गुंडीचा मंदिर में ठहरे महाप्रभु कल बहुड़ा यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले निभाई जाने वाली पोला पीठा परंपरा क्या है, इसके बारे में विस्तार से आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, साथ ही आपको हम दिखाएंगे रथ यात्रा में सिक्योरिटी की तस्वीरें भी। कल बहुड़ा यात्रा को लेकर क्या है प्रशासन की तैयारी, इसकी जानकारी भी देंगे। नमस्कार, मैं हूं गुप्ता। स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। मानसूनी बारिश में राज्यों के क्या हाल है और कैसे चलाया जा रहा है प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान, इसकी तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, आज रिलीज हुई विजय थलपति की जननायकन को लेकर कैसा क्रेज है फैंस के बीच, क्रिटिक्स की नजर में कितना दम है जो इस फिल्म में यानी कि जननायकन में, और फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए, इस बार रक्षाबंधन पर इको फ्रेंडली बीज वाली राखियां भी चर्चा का विषय बनी हुई है, उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें। तो आज भी चाय पे चर्चा की शुरुआत पुरी की रथ यात्रा से करेंगे, क्योंकि हमारे देश में ये तो कई धार्मिक यात्राएं होती हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कई बड़ी यात्राओं और उत्सवों में से एक पुरी की जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, उसका अब आखिरी पड़ाव जो है वो शुरू होने वाला है, जो कि बेहद खास बताया जाता है। बहुड़ा यात्रा ये शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले कई धार्मिक परंपराएं निभाई जा रही हैं। आपको बता दें कि रथों की जांच कर दक्षिण मोड़ परंपरा निभाई गई, यानी कि भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के तीनों रथों को दक्षिण दिशा में मोड़कर रखा गया है, और यहीं से कल बहुड़ा यात्रा की शुरुआत होगी। तो हम जैसा कि देख ही रहे हैं कि 16 तारीख से जो ये रथ यात्रा शुरू हुई है, कितनी सारी परंपराएं हैं जो निभाई जा रही हैं। अब जो बहुड़ा यात्रा की परंपरा कह रहे हैं, पोड़ा पीठा उनको खिलाया जाएगा। वो कहते हैं कि मौसी के साथ जो भगवान जगन्नाथ का प्यारा सा रिश्ता है ना, उसका वो कहीं ना कहीं प्रतीक है और मिसाल है। वो अपनी मौसी को बोलते हैं कि आप मुझे पोड़ा पीठा बना के खिलाइए, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। 7 दिन के आपने कम खाया है क्या? पोड़ा पीठा और बहुत सारी चीजें हैं। वैसे देखिए, सुंदर है ये चीजें बहुत, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमने भी देखी हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। बहुड़ा यात्रा के बारे में है ना, बहुड़ा पोड़ा पीठा मैं बताती हूँ, इसके बारे में मैं पढ़ रही थी। तो पोड़ा पीठा जो है वो उड़िया लोगों के दिलों में बहुत बसता है, बड़ा खास व्यंजन है वहाँ का, और कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो होता है, आप चावल का पैनकेक कह सकते हो, का आटा, उसमें उड़द की दाल फर्मेंटेड गुड़ होता है, जैसे आप केक होता है ना, बेक्ड कुछ होता है, वो जला होता है। जो पोड़ा मतलब जला हुआ यानी ज्यादा पका हुआ। तो कहते हैं कि अमूमन जो मिठाई होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो उसको जला के ना, उसको हम ये बोले, जब धीमी आंच में कुक होता है ना, तो वो धीमी आंच में कुक किया जाता है, बेक किया जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आई विश कि हम लोग कभी वहां जाए और पोड़ा पीठा हम खा सके। मुझे लगता है हो सकता है कि प्रसाद के तौर पर वहां पे बढ़ता हो। नहीं, एक चीज और मेरे को मुझे आज ही पता चला है कि दिल्ली में भी 2 जगह पे एक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जैसे हम द्वारका इस्कॉन की बात करें, वहां भी, और एक मॉस्कास में भी जगन्नाथ मंदिर है। आई थिंक वहां ये प्रसाद मिलता है, जाया जा सकता है, प्रसाद खाने तो जाएंगे। चलिए, यात्रा के देखिए बहुत सारे रंग हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो बहुड़ा यात्रा असल में रथ यात्रा उत्सव के समापन का पर्व होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए निकलेंगे। लेकिन इससे पहले एक अनूठी रस्म होती है जिसे कहते हैं पोड़ा पीठा, जिसका जिक्र हमने किया। अब आपको बाकी तस्वीरों में दिखाते हैं। पुरी के गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ रथ यात्रा की रौनक बिखरी हुई है। यहाँ पहुँचे हर श्रद्धालु के मन में अपने आराध्य के दर्शन की चाह है। जिसे दर्शन हो गए वो खुद को भाग्यशाली समझ रहा है। महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से 9 दिन के प्रवास पर गुंडीचा मंदिर में ही भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आड़प मंडप में भगवान के आखिरी दर्शन के दौरान भक्तों का उत्साह भी अपार है। अब कल बारी बहुड़ा यात्रा की है।
जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की अपने मुख्य मंदिर यानी श्री मंदिर वापसी की शुभ यात्रा मानी गई है। यानी गुंडिचा मंदिर में दिन बिताने के बाद बहुड़ा यात्रा घर वापसी का प्रतीक है, जो इस पावन धरती पर आने वाले और यहाँ रह रहे महाप्रभु के भक्तों को आध्यात्मिक मिलन, खुशी और दिव्य संतुलन का संदेश भी देती रही है। जैसे जैसे गुंडिचा से प्रभु की विदाई का वक्त आ रहा है, वैसे वैसे वो शुभ घड़ी भी आ रही है जिसमें पोड़ा पीठा की परंपरा को निभाया जाता है। यानी श्री मंदिर जाने से पहले भगवान जगन्नाथ पोड़ा पीठा से अपना मुंह मीठा कराएंगे और उनकी ये इच्छा पूरी करेंगी उनकी मौसी माँ, जो हर युग में अलग अलग रूप में भगवान की माता रही हैं। नया रथ में रथारूढ़ होकर महाप्रभु 9 दिन के लिए यात्रा करते हैं। जब जाते हैं तब अपना मैया का एक छोटा सा घर है। ये कौन है ये मैया? नहीं, ये मौसी मैया है, महाप्रभु का प्रिय माँ है और युग युग में, हर युग में महाप्रभु का प्रिय माता रही है। यही माँ त्रेता युग में मैया कैकेयी थी, यही माँ यशोदा रूपे द्वापर युग में यशोदा रूप में थी। तो रघुनाथ अवतार हो, गोपीनाथ अवतार हो, जगन्नाथ अवतार हो, हर अवतार में मैया प्रभु के पास रह रही है। साल में एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान ही पोड़ा पीठा की परंपरा निभाई जाती है, जो केवल एक पारंपरिक व्यंजन नहीं है बल्कि ओडिशा की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से भी जुड़ा है। पोड़ा पीठा भगवान जगन्नाथ और उनकी मौसी माँ के बीच प्रेम और वात्सल्य का भाव दर्शाती आई है। मैया का हाथ में ममता है, मैया का हाथ में वात्सल्यता है, इसलिए मुझे तेरे हाथ का बनाया हुआ चाहिए। इसलिए साल में एक ही बार बनता है ये पोड़ा पीठा और साल भर नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक ही बार महाप्रभु जब आते हैं, बाहर आते हैं मंदिर से, तभी ये मिलता है। बेहद साधारण सामग्रियों से बनने वाली पोड़ा पीठा समाज को ये संदेश भी देती है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति महंगे या विलासपूर्ण अर्पणों से नहीं बल्कि श्रद्धा, पवित्रता और समर्पण से भी जताई जा सकती है। अलौकिकता ये है कि ये तो प्रसाद बन जाता है जब जिस दिन बाहुड़ा यात्रा में महाप्रभु आते हैं और महाप्रभु के समर्पण हो जाता है, तब ये प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है, उसका महात्म्य बढ़ जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये भगवान जगन्नाथ जी की जो ईश्वरीय लीला है, एक अजब सा महक उसमें संयुक्त हो जाता है, जिस महक से चारों तरफ प्रकंपित होता है, वासनामय होता है। तो ये महाप्रभु की लीला है। ओडिशा की एक पारंपरिक मिठाई के रूप में पोड़ा पीठा यहाँ लोगों की भावनाओं से खासकर जुड़ी हुई है। पोड़ा का अर्थ है भुना हुआ और पीठा का अर्थ है चावल के आटे से बना पारंपरिक केक या पकवान। ये मिठाई खासतौर से राजा पर्व के दौरान बनाई जाती है, जो धरती माँ और नारित्व के सम्मान से जुड़ी है। इसे चावल का आटा, उड़द की दाल, गुड़ या चीनी, नारियल, काली मिर्च, इलायची और घी जैसी सामग्री से बनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में पोड़ा पीठा बनाने की सामग्री और स्वाद में कुछ भिन्नता जरूर मिलती है। पोड़ा पीठा को पहले मिट्टी के चूल्हे या धीमी आंच पर कई घंटों तक पकाया जाता है, जिससे इसकी बाहरी परत हल्की जली हुई और अंदर का भाग मुलायम रहता है। गांवों में जहां पोड़ा पीठा को सामूहिक रूप में बनाकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बांटकर खाने की परंपरा है, तो वहीं पोड़ा पीठा की ये परंपरा सामाजिक मेलजोल का प्रतीक भी मानी जाती है। बस ये समझ लीजिए कि पोड़ा पीठा महज एक सांस्कृतिक व्यंजन या प्रसाद ही नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक महत्व के साथ भक्ति, तप, आत्म परिवर्तन, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सामुदायिक सद्भाव को भी दर्शाती रही है। यही वजह है कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के रंगों में पोड़ा पीठा मिठाई का जायका ओडिशा की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पोड़ा पीठा की क्या है परंपरा, किस तरीके से बनता है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि कल से बहुड़ा यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां चाक चौबंद हैं। सुरक्षा व्यवस्था अगेन चाक चौबंद कर दी गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां देश नहीं विदेशों से लोग पहुंचे, लाखों की संख्या में भक्त अभी भी वहां पर दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए समापन की ओर जगन्नाथ रथ यात्रा, बहुड़ा यात्रा कल होगी और ऐसे में इस यात्रा में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ने वाली है। देखिए, जिस किसी ने अपने आराध्य के दर्शन अब तक नहीं किए हैं, उनके रथ को अभी तक नहीं खींचा है, वो सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनके लिए बहुड़ा यात्रा एक सुनहरा मौका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से इस ऐतिहासिक रथ यात्रा को सकुशल पूरा करने के लिए क्या नई व्यवस्थाएं की गई हैं। हर तरफ भगवान जगन्नाथ के जयकारे, महाप्रभु के दर्शन को उमड़ते श्रद्धालु।
भगवान से भक्तों के मिलन का महापर्व अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंचने वाला है। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज 8वां दिन है। पिछले कुछ दिनों से महाप्रभु अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर में विराजमान हैं। अब गुंडिचा मंदिर में महाप्रभु के दर्शन का अवसर संपन्न होने वाला है। कल से भगवान की वापसी की यात्रा शुरू हो रही है। वापसी की बहुड़ा यात्रा से पहले भक्तों को एक बार फिर रथ में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के दर्शन का मौका मिलेगा। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ पूरे वर्ष श्री मंदिर में ही रहते हैं। सिर्फ रथ यात्रा का ही एक ऐसा मौका होता है जब भगवान अपने मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच पहुंचते हैं। ऐसे में रथ यात्रा में भगवान का सुलभ दर्शन पाने वाले भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। इस रथ यात्रा में देश और विदेशों से लाखों भक्तों ने भगवान के दर्शन का लाभ लिया। अब तैयारी है वापसी की, यानी बहुड़ा यात्रा की। इस यात्रा में भी एक बार फिर भक्ति का सैलाब उमड़ने वाला है। महाप्रभु जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए गुंडिचा मंदिर में भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हुए हैं, जिसके तहत बहुड़ा यात्रा में भीड़ प्रबंधन की खास योजना बनाई गई है। आज शाम 6 बजे तक आड़प दर्शन होंगे। शाम 6 बजे के बाद बहुड़ा यात्रा पर फोकस किया जाएगा। इस यात्रा में आने और जाने के रास्ते अलग अलग बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। मंदिर के आसपास के इलाके अलग अलग सेक्टर में बांटे गए हैं। हर सेक्टर की निगरानी के लिए एक पुलिस अधिकारी तैनात किया गया है। वहीं 400 से ज्यादा हाईटेक AI CCTV कैमरों से पूरी यात्रा की निगरानी की जा रही है। इस निगरानी में ड्रोन का इस्तेमाल भी हो रहा है। आधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वहीं भीड़ को संभालने के लिए कुछ रास्तों को नो व्हीकल जोन भी बना दिया गया है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पुलिस का किया हुआ है। टुडे इज द लास्ट दर्शन, संध्या दर्शन है। एंड महाप्रभु श्री बड़भद्रा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, चक्रराज सुदर्शन जी का आड़प मंडप में जो दर्शन दे रहे हैं, भक्तों का भीड़ काफी तैनात में है। इससे पहले दक्षिण मोड़ कल महाप्रभु श्री जगन्नाथ का रथ है, महाप्रभु श्री बड़भद्र का रथ हो गया है। उसके पहले देवी सुभद्रा का भी दक्षिण मोड़ हो गया है, ऑलरेडी आज्ञा माल मिल चुका है। तो नाउ बेसिकली आज जो दर्शन स्टार्ट हुआ है 6 AM मॉर्निंग से ऑलमोस्ट स्टार्टेड है संध्या दर्शन। एंड ये ऑलरेडी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके माध्यम से, वन माध्यम से नोटिफाई कर चुके हैं कि संध्या दर्शन विल बी क्लोज बाय 6 PM इवनिंग, so that the temple administration will be prepared for the next बाहुड़ा यात्रा। बहुड़ा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस के आला अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। ओडिशा पुलिस के साथ CRPF, RAF और NSG के कमांडोज को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। एहतियातन NDRF और फायर सर्विस की टीम भी मुस्तैद है। सुरक्षा के साथ साथ यात्रा के प्रमुख मार्ग बड़ डांडा पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रथ यात्रा मार्ग पर इमरजेंसी और मेडिकल सुविधाओं का भी पूरा इंतजाम है। वहीं प्रशासन की कोशिश यही है कि बहुड़ा यात्रा में आने वाले हर भक्त को बिना किसी दिक्कत के भगवान के दर्शन हो और यात्रा में शामिल होने का अनुभव हर श्रद्धालु के लिए यादगार बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आस्था की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल विराट कोहली कल अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। और देखिए, दोनों ने सादगी भरे अंदाज में चेहरे पर मास्क लगाकर नंगे पैर आश्रम में प्रवेश किया। बारिश की वजह से रास्ते में कीचड़ था, ऐसे में विराट पूरे रास्ते अनुष्का का हाथ थामे सावधानी से उन्हें लेकर चलते दिखाई दिए। भक्ति की ये विराट इस वक्त वायरल है। सुबह के करीब 4 बजे जब वृंदावन पूरी तरह जागा भी नहीं था, तब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भक्ति की राह पर कुछ इस तरह निकल चुके थे। दोनों चेहरे पर मास्क लगाकर नंगे पैर यमुना विहार कुंज आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। बारिश की वजह से रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन विराट पूरे रास्ते अनुष्का का हाथ थामे रहे ताकि उन्हें चलने में कोई परेशानी न हो। ये तस्वीर वहां मौजूद लोगों के दिल में उतर गई। आश्रम में प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने दोनों का स्वागत किया। करीब 1 घंटे तक सत्संग और आशीर्वाद लेने के बाद जब दोनों बाहर निकले तो विराट के माथे पर चंदन का तिलक था, हाथ में प्रसाद था और चेहरे पर दर्शन के पूरे होने की मुस्कान।
इसके बाद दोनों सीधे प्रेमानंद महाराज के गुरु हित गोविंद शरण महाराज के आश्रम पहुंचे, जो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ भी दोनों ने दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। विराट और अनुष्का को देखते ही फैंस की भीड़ जुट गई। हर कोई एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद करना चाहता था, लेकिन सुरक्षा के चलते किसी को भी उनके करीब नहीं आने दिया गया। हालांकि दोनों ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन जरूर किया। विराट और अनुष्का की संत प्रेमानंद महाराज से आस्था कोई नई नहीं है। जनवरी 2023 में पहली मुलाकात के बाद से दोनों अब तक 8 बार उनके दर्शन कर चुके हैं। सिर्फ इस साल ही ये उनकी चौथी यात्रा रही। इससे पहले IPL जीतने के बाद जून में भी दोनों प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे थे। मथुरा से मोहन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। माता वैष्णो देवी के दर्शन का इंतजार और लंबा हो गया है। आज 5वें दिन भी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू नहीं हो सकी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से यात्रा को फिलहाल रोका गया है। कटरा बेस कैंप में यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि मौसम जल्दी ही साफ होगा, यात्रा भी जल्द शुरू होगी, जिससे वो मां के दर्शन कर पाएंगे। तुम आवाज दोगी तो जरूर आएंगे माँ, तुम हाथ पकड़ोगी तो पहाड़ भी चढ़ाएंगे माँ। यही विश्वास हर उस श्रद्धालु के चेहरे पर दिखाई दे रहा है जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचा है। लेकिन मौसम का रुख ऐसा है कि दर्शन ही गेट पर अटका है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में सुरक्षा के लिहाज से यात्रा को रोक दिया गया है। बारिश रुकेगी तो यात्रा बढ़ेगी। माता रानी के दर्शन के इंतजार में खड़े भक्तों को उसी पल का इंतजार है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा वैष्णो देवी ट्रैक जो है वो यात्रा के लिए क्लोज कर दिया है, जिसकी वजह से श्रद्धालु जो है वो कटरा में ही रुके हुए हैं, ठने हुए हैं कि यहीं से जो यात्रा पूरी कर फिर ही अपने घर को वापिस लौटेंगे। आइए कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है आपका? भानु सोनी। कितने दिन से आप कटरा में हैं? 3 दिन से। तो किस इंतजार में है? कि दर्शन खुल जाए माता रानी के, इस इंतजार में है। पर लगता है कि नहीं खुलेंगे दर्शन, बहुत बारिश है। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कब बारिश रुकेगी? बारिश लगता है बता रहे हैं कि 30 तारीख तक का कोई चांस है नहीं, ऐसे बता रहे हैं श्राइन बोर्ड वाले। लगातार हो रही भारी बारिश और भवन क्षेत्र में बने जोखिम भरे हालात को देखते हुए 18 जुलाई की रात से श्री मां वैष्णो देवी यात्रा को एहतियातन रोका गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया। चौथे दिन भी यात्रा बंद रही। कटरा से लेकर पूरे रास्ते तक बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए हैं। कोई 2 दिन से इंतजार कर रहा है तो कोई 3 दिन से मौसम साफ होने की आस लगाए बैठा है। हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आंखों में घुल जाने में तेरी याद आती है, तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम है वैष्णो माँ के पर्वत पार यूं वीराने में तेरी याद आती है। कई श्रद्धालुओं के लिए बिना दर्शन किए लौटना कठिन फैसला है, इसलिए मौसम खराब होने के बाद भी वो अडिग हैं। ऐसे हजारों लोग कटरा में डटे हैं जिनकी नजर आसमान पर है और हर जुबान पर प्रार्थना कि माँ के दर्शन हो जाए। बरसात हो रही है, बरसात रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग 3 दिन से फंसे, माता रानी से कृपा कर रहे हैं, अभी भी खोल दे, रास्ता खोल दे, हम लोग वहाँ पे दर्शन जाया कर ले। माता बहुत शक्तिशाली है, जो कोई जो कहता है वो इच्छा पूरा करती है। बहुत दयालु माँ है, यहाँ हर श्रद्धालु का श्रद्धा पूरा होता है, जो कहता है वो पूरा होता है। श्राइन बोर्ड लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम सामान्य होने और रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित घोषित होने के बाद ही यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। बोर्ड ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धालुओं से धैर्य रखने, अफवाहों से दूर रहने और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। कटरा में ठहरे लोगों के लिए जरूरी सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। इस बार श्राइन बोर्ड प्रशासन पूरा तत्पर है। जैसे ही
बरसात शुरू हुई और मौसम ज्यादा खराब होता दिखा तो श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा 18 तारीख की रात को ऑर्डर कर दिया गया कि तब तक जो है वो रास्ता नहीं खुलेगा जब तक यहाँ पर मौसम ठीक नहीं होता और श्रद्धालुओं को की सहूलियत पूरी देखी ना जाए, तब तक जो है वो दर्शन बंद रहेंगे। बारिश थम जाएगी, बादल भी छट जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, यही विश्वास लाखों श्रद्धालुओं को हर कठिनाई के बीच संभाले हुए है। उम्मीद है कि मौसम जल्द साथ देगा और एक बार फिर जय माता दी के जय घोष से पहाड़ गूंज उठेंगे। कटरा से गौरव पराशर और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है। ऐसे में हर भक्त की यही इच्छा होती है कि यहाँ की पूजा पद्धति, परंपराएं और दर्शन की व्यवस्था हमेशा एक जैसी सुचारू और मर्यादित बनी रहे। इसी सोच के साथ अब राम मंदिर में एक नई और अहम व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें 9 सदस्यों वाली संत समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता गोविंद गिरी करेंगे। इस समिति में 5 संत अयोध्या से और 4 संत ट्रस्ट से शामिल है। समिति में एकमात्र शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंदन सरस्वती को शामिल किया गया है। सभी मिलकर राम मंदिर की धार्मिक परंपराओं और पूजा पद्धति की देखरेख करेंगे। अब यही समिति वैदिक रामानंदी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिर की परंपराओं से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेगी, ताकि हर व्यवस्था तय मर्यादा और परंपरा के अनुरूप चलती रहे। समिति सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं रहेगी। मंदिर के पुजारियों के प्रशिक्षण, नियुक्ति, ड्रेस कोड और उनके आचरण पर भी यही समिति नजर रखेगी। इससे मंदिर की धार्मिक गरिमा, अनुशासन और सेवा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। अयोध्या के संतों की भूमिका भी इस नई व्यवस्था में और अधिक प्रभावी बनाई गई है। इस नई व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा राम भक्तों को मिलेगा। पूजा पद्धति एक जैसी रहेगी। पर्व, उत्सव या फिर परंपरा के अनुसार मनाए जाने वाले और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को हर बार एक व्यवस्थित और दिव्य अनुभव मिलेगा। अब रामनवमी, सीता नवमी और दूसरे प्रमुख पर्व उत्सवों की तिथियां तय करने का अधिकार भी इसी समिति के पास होगा। यानी बड़े धार्मिक आयोजनों की तैयारियां पहले से बेहतर योजना के साथ होंगी। इससे श्रद्धालुओं को दर्शन, पूजा और दूसरे उत्सवों के दौरान अधिक व्यवस्था और व्यवस्थित तरीके से श्रद्धालुओं को यहां दर्शन का लाभ मिलेगा। तमिलनाडु में प्रसिद्ध आदि स्वाति पर्व बड़े ही आस्था के साथ मनाया गया। ये धार्मिक पर्व तमिलनाडु में तमिल महा आदि के दौरान स्वाति नक्षत्र पर मनाया जाता है। यानी जुलाई से अगस्त के बीच ये पर्व विशेष रूप से भगवान नरसिंह और महाविष्णु के मंदिरों में मनाया जाता है। और देखिए, ऐसे में आदि स्वाति पर्व की रौनक दिखाई दी तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में तिरुचेंदूर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में, जहां धार्मिक रीति रिवाजों के तहत भगवान की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सुंदरा मूर्ति नयनार जी को सुनहरी पालकी में लाया गया, जिसकी एक सफेद हाथी अगुवाई कर रहा था। बात कर लेते हैं मॉनसून की, लेकिन देश के कई हिस्सों को भले ही मॉनसून ने कवर कर लिया, बट बहुत से ऐसे हिस्से जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से कई जगह सड़कें लबालब हैं, शहर डूब रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर आपको दिखाएं, नवसारी की दिखाएं, मुंबई, पालघर, नासिक, सब जगहों पर स्थिति तकरीबन एक जैसी ही है। बेशक बारिश ने कई राज्यों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच इंसानी जज्बा पूरी मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, कहीं राहत और कहीं बचाव दल अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं, तो कहीं स्थानीय लोग एक दूसरे का सहारा बनकर मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में यही हौसला और आपसी सहयोग उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। मॉनसून एक बार फिर पूरी ताकत के साथ एक्टिव हो गया है और इसका असर नदियों, नालों और शहरों की सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। ऐसे हालात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं।
अहमदाबाद और नवसारी में बारिश लोगों की जल परीक्षा ले रही है। लगातार हो रही बारिश से कई क्षेत्रों में घुटनों तक पानी भर गया। जल भराव के बीच कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही बंद पड़ गईं। लोगों को गाड़ियों से उतरकर उन्हें धक्का लगाते हुए सुरक्षित जगह तक पहुंचाना पड़ा। हालांकि अहमदाबाद में बारिश के बीच कई बच्चे सड़कों पर जमा पानी में मस्ती करते भी नजर आए। मुंबई के पास पालघर में भारी बारिश के बीच एक ही परिवार के कई लोग उफनते पानी के बीच फंस गए। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल ने देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घुप अंधेरे के बीच टॉर्च की रोशनी की मदद से टीम उफनती धारा तक पहुंची। फिर ट्यूब और रस्सियों के सहारे एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। असम के शिवसागर जिले में बाढ़ का पानी अब कई इलाकों पर पूरी तरह हावी हो चुका है। वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई परिवारों ने तो हालात से निपटने के लिए अपने स्तर पर ही इंतजाम किए। कई लोगों ने लकड़ी की अस्थायी नाव बनाकर अपने परिवार और मवेशियों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया, तो कहीं नीले प्लास्टिक के ड्रम्स को जोड़कर बनाई गई नावों के सहारे ही उफनते पानी को पार किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम तक बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे हैं कि जहां कुछ दिन पहले तक पर्यटक खड़े होकर सेल्फी लिया करते थे, वो सेल्फी पॉइंट अब पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के ही राजौरी में कुछ लोग नदी पार करते समय बीच धारा में फंस गए। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सियों की मदद से एक एक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बारिश और बाढ़ ने भले ही कई राज्यों में रफ्तार थाम दी हो, लेकिन राहत की बात यह है कि बचाव एजेंसियां लगातार मोर्चे पर डटी हैं। ऐसे में सतर्कता, समय पर मदद और मिलकर कोशिश करना ही सबसे बड़ी ताकत है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मानसून का सीजन है तो बारिश तो होनी ही चाहिए और अच्छी बारिश होनी चाहिए, लेकिन जब बारिश हद से ज्यादा होने लगे और उसके साथ आपदाएं भी आने लगे तो सावधानी बरतनी भी जरूरी है। बिल्कुल, अब आपको दिखाते हैं पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कहां-कहां बेहद बारिश हो रही है और किस तरह से लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। मॉनसून की मेहरबानी हुई तो साथ ही साथ मौसम की मनमानी भी देखने को मिल रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक देश के कई राज्यों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बादल फटने से अचानक बाढ़ आने की घटनाएं बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल बारिश थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू के इलाके जिसमें पुंछ राजौरी शामिल है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अभी हालात ये है कि कई सारे नदी नाले जो हैं वो फ्लड डिक्लेरेशन मार्क तक उनका जो पानी का लेवल है पहुंच गया है। यानी कि अगर ऐसी बारिश जो है चलती रही, जो प्रेडिक्शन है आईएमडी की, तो फ्लड का खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उबाल पे है नदी नाले। चिनाब की कई सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहां पानी बहुत हाई लेवल उसका हो गया है। झेलम की भी अगर आप बात करें तो दक्षिणी कश्मीर में फ्लड अलर्ट है। आईएमडी ने बहुत भारी जो है बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ों पे बहुत तेज बारिश हो रही है और उससे जो फ्लैश फ्लड है उसका भी खतरा लगातार बना हुआ है। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे में और ज्यादा वर्षा हो सकती है, लिहाजा प्रशासन तो मुस्तैद है ही, लेकिन आम लोगों को भी खास एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो निचले इलाकों में जाने से बच लें। साथ ही ये भी कहा गया है कि लोग नदी नालों के आसपास न जाएं और प्रशासन की ओर से दी जा रही एडवाइजरी का पालन भी करें ताकि सुरक्षित रह सके। उधर हिमाचल प्रदेश में भी 28 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में अचानक बाढ़ भी आ सकती है, लिहाजा खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। बात करें पश्चिम भारत की तो गुजरात में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। अहमदाबाद शहर में औसत 4 इंच बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया।
बारिश के कारण सड़कों पर आवाजाही के दौरान हादसों से बचाव के लिए शहर में कई अंडरपास बंद कर दिए गए हैं। साथ ही भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने से साबरमती नदी पर बने वासना बैराज के दरवाजे खोल दिए गए हैं ताकि अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सके। मौसम विभाग की अगर माने तो आज भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की भी बात करें तो बारिश का आज रेड अलर्ट है। इसे अगर छोड़ें तो कच्छ, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि सुरक्षित जगह पे पहुंचे, लेकिन अभी भी बारिश जारी है और मौसम विभाग का कहना है आज दिन भर इसी प्रकार से बारिश हो सकती है। खास तौर से दक्षिण गुजरात में पिछले 24 घंटों में 213 तालुकाओं में जोरदार बारिश हुई है। औरंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वलसाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मधुबन डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण दमनगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ने से प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एहतियात के तौर पर दमनगंगा नदी पर स्थित मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 के पुल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। जिला प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी कर रही हैं। लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने, अफवाह पर ध्यान न देने और केवल प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए राहत और बचाव दल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए तापी में, स्कूलों में और वलसाड में सभी कारखानों और औद्योगिक इकाइयों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं नवसारी में भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो प्रशासन ने यहाँ पे जो रेड अलर्ट जारी किया हुआ है उसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यहाँ पे पूरी स्कूल को छुट्टी भी दे दी है। मार्ग की अगर बात करूं तो 170 से ज़्यादा जो मार्ग है वो ओवरटॉपिंग के कारण यहाँ पे बाधित हुए हैं और सभी मार्गों पे सुरक्षा के चलते मार्गों को बंद किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के भी तमाम इलाकों में मानसून जमकर बरस रहा है। खासतौर से नासिक में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नासिक शहर में 100 मिलीमीटर तो यहाँ के पर्वतीय इलाकों में त्र्यंबकेश्वर और इगतपुरी में पिछले 24 घंटे में औसतन 200 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई है। लगातार बरसात के कारण गोदावरी नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है क्योंकि नासिक में डारना और गंगापुर डैम सहित 7 डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। लिहाजा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। नासिक के अलावा और भी कई इलाकों में लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है जहां पानी भर सकता है। लोगों को जरूरत न हो तो घरों से बाहर न जाने की सलाह भी दी जा रही है। साथ ही बाढ़ के पानी से भरे रास्तों को पार करने की कोशिश न करने की भी अपील की गई है। प्रभावित इलाकों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार अलर्ट मोड पर हैं। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। देश के तमाम हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने से आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। लिहाजा लोगों से खास एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। श्रीनगर से मीर फरीद, अहमदाबाद से अतुल तिवारी, नवसारी से रौनक जानी और नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति की मोस्ट अवेटेड फिल्म जननायकन आज रिलीज हो गई है। देखिए, तमिल में ये फिल्म जननायकन और हिंदी में जननेता के नाम से सिनेमाघरों में आज रिलीज हुई है। और फिल्म के साथ साथ फैंस का जोश भी सातवें आसमान पर है। थिएटर्स के बाहर डांस, ढोल, आतिशबाजी, जश्न का माहौल है। करीब 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब विजय थलपति की फिल्म जननायकन बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। जैसे ही सिनेमाघरों के दरवाजे खुले वैसे ही फैंस का जोश भी फूट पड़ा। तमिलनाडु में कई जगह थिएटर्स के बाहर सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। कहीं ढोल बजे, कहीं डांस हुआ तो कहीं आतिशबाजी के साथ अपने सुपरस्टार का स्वागत किया गया। चेन्नई में विजय थलपति की दीवानगी अलग ही अंदाज में देखने को मिली। कई फैंस तो अपनी कार और बाइक को ही विजय की तस्वीरों और पोस्टर्स से सजाकर थिएटर पहुंचे। सिनेमा हॉल के बाहर बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए। पोस्टर से पूरा इलाका रंग गया। थिएटर के अंदर फिल्म चल रही थी तो बाहर फैंस का जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिल्म का क्रेज
सिर्फ थिएटर्स तक सीमित नहीं है। एडवांस बुकिंग में भी जननायकन ने शानदार शुरुआत की है। ये फिल्म सिर्फ तमिलनाडु में ही गदर नहीं मचा रही, बल्कि पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश और माया नगरी मुंबई तक इस फिल्म का क्रेज फैंस के बीच जबरदस्त देखने को मिल रहा है। ये फिल्म बहुत टाइम से बहुत हर्डल्स फेस कर चुकी है। आफ्टर मल्टीपल डिलेज और सर्टिफिकेशन हर्डल्स और सबसे बड़ा जो ऑनलाइन लीक था, इसके बावजूद, ये सब चीज के बावजूद ये फिल्म की जो बज है मैसिव है। लोग अभी भी उतने ही एक्साइटेड है ये फिल्म को देखने में जब ये रिलीज का अनाउंसमेंट हुआ था। ये इसलिए भी है कि ये ऐसे कहा जा रहा है कि तलापति विजय की लास्ट फिल्म एज एन एक्टर होगी, लेकिन हम कहते हैं कि ये तलापति विजय की फर्स्ट फिल्म है एज अ सीएम। जैसे मैंने कहा मैसिव बज है, तो नंबर्स भी उसी तरह से एक्सपेक्टेड है ये फिल्म की। इवन आफ्टर ऑनलाइन लीक के बावजूद ये फिल्म ने प्री एडवांस सेल्स बहुत ही अच्छा किया है। प्री एडवांस बुकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर्स फॉर अ तमिल फिल्म। ऐसा कहा जा रहा है कि 30 करोड़ प्लस ये फिल्म ने एडवांस बुकिंग में की है, विच इज अगेन अ बिग नंबर फॉर अ तमिल फिल्म लाइक दिस एंड ऑल्सो फॉर विजय। ऑल्सो ये ट्रेड एक्सपर्ट्स, अगर हमने ट्रेड एक्सपर्ट्स की बात सुनी तो उनके हिसाब से ये फिल्म अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। वहीं साउथ फिल्मों के ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग करीब 20 करोड़ रुपए रही है। वहीं विदेशों में प्री सेल्स से करीब 15 करोड़ रुपए की कमाई हुई, यानी रिलीज से पहले ही फिल्म दुनिया भर में 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं कि देश भर में फिल्म के 7 लाख से ज्यादा टिकट पहले ही बिक चुके हैं। फैंस के जबरदस्त उत्साह को देखते हुए कई जगह तो सुबह 6 बजे ही फिल्म का फर्स्ट शो रिलीज कर दिया गया। फिल्म का टीजर पहले ही सोशल मीडिया पर छा चुका था और अब रिलीज के दिन भी विजय का एक्शन, स्टाइल और दमदार डायलॉग फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं। विजय थलपति की ये फिल्म सिर्फ एक सिनेमाई रिलीज नहीं, बल्कि उनके फैंस के लिए किसी त्योहार से भी कम नहीं दिख रही। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जब एडवांस बुकिंग इतनी शानदार रही है तो बॉक्स ऑफिस पर जननायकन कितने नए रिकॉर्ड बनाती है। मुंबई से अनीता बीटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जननायकन केवल आम दर्शक ही नहीं, खास लोग भी थलपति विजय की इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां साउथ एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन और कीर्ति सुरेश भी अपने साथी एक्टर विजय थलपति की जननायकन देखने के लिए आए। त्रिशा रोहिणी थिएटर में एंट्री लेती हुई दिखी, तो वहीं कीर्ति सुरेश ने अपने पति एंथनी संग वेटरी थिएटर में जननायकन देखी। वैसे जब से विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से कहा जा रहा है कि फिल्म जननायकन उनकी आखिरी फिल्म हो सकती है, लेकिन इन्हीं कयासों के बीच में आज जब ये मूवी काफ़ी डिले के बाद फाइनली रिलीज हुई तो दर्शक ही नहीं बल्कि सितारे भी इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में पहुंचे। और एक्टर विजय थलपति की मोस्ट अवेटेड फिल्म जननायकन करीब 7 महीने की देरी के बाद बुधवार को सिनेमाघरों में आखिरकार रिलीज हुई है। ऐसे में विजय के एक्टिंग करियर की ये आखिरी फिल्म मानी जा रही है। तो इस फिल्म को लेकर मुंबई के लोगों की राय क्या है, आइए जानते हैं। जननायक कैसी लगी आपको? मुझे तो अच्छी लगी, थोड़ी लेंथ ज्यादा है, 183 मिनट्स की पिक्चर है। फर्स्ट हाफ थोड़ा डल सा हो गया है फर्स्ट हाफ, यानी फिल्म की शुरुआत जो पोर्शन है वो काफी फास्ट है, अच्छा है, लेकिन सेकंड हाफ में पिक्चर पिकअप लेती है, फोकस होती है और हमारा इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो जाता है। फिर भी पिक्चर अच्छी है, एंटरटेन करती है। एक्शन तो थ्रू आउट एक्शन है, डांस है, इमोशंस है, रिलेशनशिप है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि लोगों की अपने भारत के जो लोग है, वोटर्स है, उनको जगह देती है। विजय थलपति की करियर की लास्ट मूवी है, नॉन स्टॉप एक्शन, डायलॉग्स, म्यूजिक तो बढ़िया है, पीपल शुड गो एंड एंजॉय। विजय थलपति I mean, he dances so effortlessly. Action scenes में इतना मतलब उनका ऑरा है. I mean, he is just majestic, and he delivered a phenomenal performance. You can't take your eyes off him. इतना अच्छा उनका रोल है, and he is just mind blowing. तो विजय थलपति की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की रिलीज के बाद आज कैसा रहा थिएटर्स में पहले दिन का हाल, कितनी पसंद आई थलपति की जननायकन, हमारे रिपोर्टर की नजर से समझते हैं।
विजय के फैंस, जो लॉयल फैंस हैं, वो इनको एक लास्ट टाइम एज एन एक्टर फिल्म में देखना चाहते थे और वो उनकी ख्वाहिश आज पूरी हो चुकी है। फाइनली इनको थिएटर्स में देखेंगे ये, बट दिस इज सेट टू बी हिज लास्ट फिल्म एज एन एक्टर, but I would say this is his first film as a CM। जना नेता जैसे हम इनको बोल रहे हैं, वैसे ही हम उनको थिएटर्स में देखेंगे लार्जर देन लाइफ में, और यही बस एक्चुअली बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड ब्रेक करने का एक्सपेक्टेशंस भी रखती है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, प्री रिलीज जो है ये फिल्म की प्री रिलीज एडवांस बुकिंग जो हुई थी, बहुत बेहतरीन ब्लॉकबस्टर नंबर्स कलेक्ट किए हैं ये फिल्म में प्री एडवांस बुकिंग में। ऐसे कहा जा रहा है कि 30 करोड़ प्लस ये फिल्म ने एडवांस बुकिंग सेल्स में की है, विच इज अगेन अ बिगेस्ट नंबर फॉर अ तमिल फिल्म इन अ लॉन्ग रन एंड ऑल्सो फॉर विजय। और यही एक प्रेसिडेंट बना चुकी है कि ये फिल्म फर्स्ट वीकेंड में, जैसे ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 100 करोड़ प्लस कर सकती है ये फर्स्ट वीकेंड इटसेल्फ में। ये तो सिर्फ शुरुआत है। विजय और विजय फैंस, जो लॉयल फैंस है, वो दिखाएंगे कि विजय को एकदम जिता के उनके नंबर्स जो बॉक्स ऑफिस पे है वो बढ़ा के, जैसे मैं कह रही हूँ 100 करोड़ प्लस एक्सपेक्टेड है वीकेंड पे ये फिल्म के लिए। ये फिल्म एक एक्शन, पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा है जिसको एच विनोद ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म में बॉबी देओल, पूजा हेगड़े और प्रकाश राज भी है। और ये फिल्म, जैसे मैंने कहा, विजय की फर्स्ट फिल्म एज अ सीएम एंड लास्ट फिल्म एज एन एक्टर हमें नजर आएंगे ये फिल्म में विजय। कैमरामैन सिद्धेश के साथ अनीता ब्रिटो। सुपर बिगनिंग, स्टार्टिंग टू बिगनिंग वाज सुपर, एक्सीलेंट, सुपर। हाँ, मूवी देखा है। मूवी देखने के बाद मेरा ओपिनियन, अपकमिंग इंडियन पीएम, अपकमिंग, अब तमिलनाडु में हमारा को अच्छा सीएम मिल गया बोल के उन खुशी है। इंडिया, आप भी खुशी हो जाओ। अपकमिंग सबको एक ही तरह देखने का विजय तलपति अपकमिंग पीएम, इसमें कौन सा भी डाउट नहीं है, क्लियर। तलपति सीनो, तलपति किंग, तलपति सुपर हिट, तलपति किंग 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 सीएम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर टी शर्ट पहन के आए हैं, विजय तलपति का टी शर्ट पहन के आए हैं। आप बहुत बड़े फैन दिखाई दे रहे हैं तलपति के, क्या कहना चाहते हैं? नंबर 1 मूवी। नंबर 1 मूवी आपने देखा है? मूवी कैसा है? सुपर। कौन सा सीन पसंद आया? Which scene? ऑल मूवी 3 hours 6 minutes, नंबर 1 मूवी। It's very intense. It's very emotional movie for me. Yes. What do you want to say to Vijay Talapati? All the best for his future. फैंस यहाँ पर जुड़े हैं। पूरी मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद इस तरीके का उत्साह और जोश यहाँ के फैंस में, विजय तलपति के फैंस में देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद। रक्षाबंधन यानी प्यार, विश्वास और सुरक्षा के वचन का पर्व, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से इस त्योहार की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राखी को नया अर्थ दे दिया है। यहाँ बहनों ने ऐसी इको फ्रेंडली बीज राखियां बनाई हैं जो रिश्तों की डोर मजबूत करने के साथ साथ धरती को भी हरा भरा बनाने का संदेश दे रही हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में इस पर्व को एक नई सोच से जोड़ा गया है। यहाँ बहनों ने दरअसल ऐसी राखियां बनाई हैं जो सिर्फ कलाई की शोभा नहीं बढ़ाएंगी बल्कि धरती पर नई हरियाली भी उगाएंगी। बीजों से तैयार इन अनोखी राखियों के जरिए प्यार के साथ प्रकृति को बचाने का संदेश भी दिया जा रहा है। रंग, अपनापन और पर्यावरण की चिंता, इन तीनों का खूबसूरत मेल देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाएं इस बार बीज वाली इको फ्रेंडली राखियां तैयार कर रही हैं। बीज का राखी को जो भी भाई बहन है, अगर वो 2 दिन 4 दिन के बाद कहीं फेंक भी दे तो उसमें से पौधा उत्पन्न हो और उसमें से फल का भी हम लोग किए हैं, सब्जी का भी किए हैं, तो आगे चल के अच्छा से पर्यावरण भी अच्छा रहे। धान, मक्का, सेमी, करेला, बरबट्टी, लौकी, भिंडी, मसूर, चना, तिल, सरसों और कई स्थानीय बीजों से बनी इन राखियों को रंग, धागे और स्टिकर की मदद से आकर्षक रूप दिया गया है। सबसे खास बात ये कि त्योहार के बाद इन्हें मिट्टी में दबाने पर इनमें लगे बीज अंकुरित होकर पौधे बन सकते हैं। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार भी बीज का राखी बना रहे हैं। बरबट्टी का बीज है, भिंडी का बीज है, लौकी का बीज है, कद्दू का बीज है, मतलब सब्जी आइटम में से सभी
बीज में से बना रहे हैं। जिले के सभी 7 विकास खंडों में ये महिलाएं पूरे उत्साह के साथ इस अभियान से जुड़ी हैं। यहाँ रह रही सुनंदा चौहान और प्रतिमा कुर्रे जैसी सदस्य इस पहल को गांव-गांव तक पहुंचा रही हैं। लोगों का मानना है कि इससे पर्यावरण को फायदा होगा और एनजीओज की आय भी बढ़ेगी। तो इस बार राखी सिर्फ भाई की कलाई पर नहीं सजेगी, बल्कि आने वाले समय में खेल आंगन और बगीचों में हरियाली भी उगाएगी। यही संदेश दे रही है रायगढ़ की ये बीज राखियां कि रिश्तों की मिठास तब और बढ़ सकती है जब उसमें प्रकृति का सम्मान भी शामिल हो। रायगढ़ से नरेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही।